और वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो वो आत्मा है, बदलाव आ गया है उसमें। और या तो अब मैं कहना नहीं चाहता, पता नहीं कुर्सी ऐसी है कि ऐसा होता ही होगा यहाँ पे। और दूसरे पहले भी हुआ जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमें यहाँ पहुंचाने में, मुकेश अग्निहोत्री जी उप हैं, पर क्यों वो चुप हैं, ये भी बात समझ नहीं आती। झूठ बोलने में आप जिस प्रकार के कलाकार हैं, झूठ बोलने में जिस प्रकार की आपकी महारत है, शायद हमें आप लोगों के पास जाके क्लासें लगानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कैसे आपकी तरह हम झूठ बोल सकते हैं। लोगों को हिमाचल में भी सफाई हो जाएगी, टिको जरा, ये गारंटियां है ना, ये घंटी पड़ेगी आपके गले की। हाँ, और ये आप सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी और श्री सुक्खू जी किस प्रकार से इनका आपस में तालमेल था, हर कोई जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज सुक्खू जी को जो गद्दी मिल गई है, एक मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अच्छे सिद्धांतों को तोड़ा जाए, अच्छे सिद्धांतों को रोका जाए। इन बातों के बारे में आवाज उठाएं। जो आप छिप के बोलते हैं, सामने बोले। जो आप हमारे कानों में आके बोलते हैं, वो इनके कानों में आके बोले कि भैया इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इस काम में हम बड़े एक्सपर्ट है चंद्र कुमार जी, हमें आता ये है। हम तो जब थे नहीं, हमें आपने जिंदाबाद करने के लिए बोला हुआ था, तब भी हमारे मुंह से मुर्दाबाद निकल जाती थी कई बार। तो इसमें हम एक्सपर्ट हैं। मैं तो चाहता था कि हंसों की जोड़ी यही होती तो ज्यादा अच्छा होता। और ये कमरे में नीचे वाला क्या मजा आना, सामने आता मजा सर, नीचे थोड़ा अंदर। वीरभद्र सिंह सुक्खू जी के ससुराल है नलसुआ में। मैंने इनसे बिना पूछे वहां पे आयुर्वेदा हेल्थ सेंटर खोल दिया, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। अब पता नहीं ये ससुराल वालों से या पत्नी से डरते हैं या नहीं डरते हैं, अक्सर सारे लोग डरते हैं। तो मुझे लगता है इनको उसको भी, उस विषय को भी जो है वो ठीक करना चाहिए। और बार बार जहां पे जो विषय व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर आया, बार बार बातें होती हैं। आप भी यहाँ पे व्यवस्था दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो बातें हो रही थी। अब मेरे मित्र हैं, क्यों नहीं बजाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17 मार्च 2023 को वर्ष 2023-24 के जो बजट अनुमान आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा पेश किए गए हैं, उसके ऊपर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहता था कि हंसों की जोड़ी यही होती तो ज्यादा अच्छा होता। और ये पता नहीं इनको पता, आज शायद मैंने बोला भी था कि आपसे बातें करनी है, आपको बढ़िया बढ़िया सुजेशन देने हैं, तो कृपा करके आप यहीं रहें। अब पता नहीं क्या मजबूरी है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे नीचे सुन रहे होने अपने कमरे में। नीचे वाला क्या मजा आना, सामने आता मजा सर, नीचे थोड़ा अंदर। ये आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़े अच्छे मेरे परम मित्र हैं। और भगवान ने एक आम व्यक्ति को इस कुर्सी पे यहाँ पहुंचाया है। और मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि जिस समय मैं वहां मंत्री था तो वो यहाँ बैठते थे, जहां बैठ के उनकी जो बातें होती थी, उनकी बातों में जो वो सैद्धांतिक बातें करते थे। अभी मैं ये महसूस करता हूं कि वो बातें समाप्त हो गई, सिद्धांत बदल गए। पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या बोलना है, क्या करना है, लिख के दिया हुआ है, उनके ऊपर से मुकर गए। और वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो वो आत्मा है, बदलाव आ गया है उसमें। और या तो अब मैं कहना नहीं चाहता, पता नहीं कुर्सी ऐसी है कि ऐसा होता ही होगा यहाँ पे। और दूसरे पहले भी हुआ जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमें यहाँ पहुंचाने में, भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी बड़ी मेहनत की है ओपोजिशन के लीडर के नाते। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जी उप हैं, पर क्यों वो चुप हैं, ये भी बात समझ नहीं आती। मैं अक्सर देखता हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो तालमेल की कमी अभी पिछले 3 महीनों के अंदर ही इस सरकार के अंदर में देखने को मिली है। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पे जीत के आए हैं। और ये जीते कैसे हैं, मेरे पूर्व में विधायकों ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। झूठ बोलने में आप जिस प्रकार के कलाकार हैं, झूठ बोलने में जिस प्रकार की आपकी महारत है,
शायद हमें आप लोगों के पास जाके क्लासें लगानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कैसे आपकी तरह हम झूठ बोल सकते हैं। शरेआम झूठ बोलते हैं। मोदी जी के बारे में आप बात करते हो, अभी भी आप बैठे बैठे बोल रहे हैं, मेरे मित्र, मेरे भाई लखनपाल जी, आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हो जिस व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान में इस पार्टी को 0 पे पहुंचा दिया है। आप उस पार्टी के मुखिया की बात करते हो जिस पार्टी ने आपके विचार को समाप्त कर दिया है। आपको इस बात की शर्म भी आनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको इन बातों के बारे में आत्मचिंतन और आत्म मनन करना चाहिए कि आज क्या कारण है, आज वो विचार आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कैसे आगे जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के विचार को आम जनमानस क्यों मान रहा है। ये केवल यहाँ पे बैठ के मोदी जी बोल के बात करके उनको उसी तरीके से बात करके, भाई केवल जी भी कल कर रहे थे। मैं तो ये चाहता हूं कि जिस समय पार्टी इस स्थिति में है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप कहां खड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी क्या स्थिति है। इसलिए आप लोगों को हिमाचल में भी सफाई हो जाएगी। टिको जरा, ये गारंटियां ना, ये घंटी घंटी बढ़ेगी आपके गले की। हाँ, और इसलिए जब ऐसी स्थिति होती है तो हम लोगों को इन चीजों से सीखना चाहिए कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। मैं मानता हूं हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को मैंडेट मिला है और उस मैंडेट का कि हम कदर करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज नई परंपराएं, नए सिद्धांत आप लोगों ने जोड़ दिए, नई बातें आप लोगों ने करनी शुरू कर दी। और ये हम बिल्कुल यहां से बोलते हैं, हमारे साथी भी ये बोलते हैं कि आप लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार जिला कांगड़ा के साथ किया, कांगड़ा को जिस तरीके से आप लोगों ने, चाहे आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी थे, आदरणीय धूमल जी थे, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी हैं, देखिए जरा कांगड़ा का इतिहास, किस प्रकार से विधायकों को मंत्री बनाया जाता था। आज केवल एक मंत्री, और एक मंत्री के बाद सभी को, बाकियों को, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जो आपने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि बात सुन लेंगे, मैं कोई कड़वी बात नहीं कर रहा। उसके बाद प्लीज सुनो थोड़ा सा। और कांगड़ा के अंदर एक मंत्री 10 विधायक वहां से जीत के आए हैं। और आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने जो सिद्धांत, जो कार्यक्रम अपनी पार्टी के द्वारा चलाए, जो बातें यहां पे बोली गई, जो आज इतिहास में, जो जिसमें हम इतिहास को खोलते हैं तो पता चलता है, जब वो बोलते थे कि भैया एक बच्चा होगा तब भी स्कूल खुलेगा। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने ही ये शुरू किया कि जिस समय शीतकालीन प्रवास होगा तो वो नीचे के जिलों में जाएंगे और वहां जाके आम कार्यकर्ता की, आम जनमानस की बात को सुनेंगे। और इस बार शीतकालीन प्रवास भी बंद कर दिया। मैं जानता हूं और आप सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी और श्री सुक्खू जी किस प्रकार से इनका आपस में तालमेल था, हर कोई जानता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज सुक्खू जी को जो गद्दी मिल गई है, एक मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अच्छे सिद्धांतों को तोड़ा जाए, अच्छे सिद्धांतों को रोका जाए। इसलिए जो कांगड़ा के साथ हो रहा है वो उस प्रकार से, मैं तो जो मेरे साथी यहाँ कांगड़ा के बैठे हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो इन बातों के बारे में आवाज उठाएं। जो आप छिप के बोलते हैं, सामने बोले। जो आप हमारे कानों में आके बोलते हैं, वो इनके कानों में आके बोले कि भैया इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कल आदरणीय मेरे छोटे भाई विक्रमादित्य जी बात कर रहे थे कि जी आपके जमाने के अंदर हारे निकारे जो लोग हैं वो स्टेज के ऊपर बैठते थे। मैं बताना चाहता हूं, बड़ी लंबी एग्जांपल्स नहीं लूंगा, आपका तो हाल इससे भी खराब है। अभी सुबह एक एग्जांपल सर ने भी दी है, किस प्रकार से आपके ऑफिसर कॉपियां किस किस को भेज रहे हैं। लेकिन ये दुख का विषय है। मेरे इलाके के अंदर भी यही हाल है। लगातार कांग्रेस लंबे समय से वहां हार रही है और वहां पे जो हारे निकारे हुए नेता हैं वो किस प्रकार से कॉलेज के फंक्शन में, स्कूलों के फंक्शनों में, और उसके साथ साथ एक बात और कोट करना चाहता हूं, आदरणीय नेगी जी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ना मुख्यमंत्री हैं ना उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप कंसर्न मिनिस्टर हैं। वहां पे एक उसी गांव की विधवा की जमीन की 2 बार निशानदेही करवा दी है। उसको तंग किया जा रहा है, उसके परिवार को तंग किया जा रहा है। मैं आदरणीय
स्पीकर साहब, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार के काम बड़े लंबे समय तक नहीं चलेंगे और हम सहेंगे भी नहीं। और जो जिस प्रकार की राजनीति वहां हो रही है, और ऐसे व्यक्ति जिनके पास ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ना उनके पास कोई किसी प्रकार का दायित्व है, और वो इस प्रकार से गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो अशोभनीय है। इसलिए मेरा निवेदन है, यहाँ सीनियर मोस्ट हमारे मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार से अगर ये तंग किया जाएगा, हमारे लोग सड़कों पे उतरेंगे, वो सड़कों पे उतरेंगे, फिर उसके बाद अगला जंग शुरू होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। बार बार बात की जाती है इस काम में हम बड़े एक्सपर्ट है चंद्र कुमार जी, हमें आता ये है। हम तो जब थे नहीं, हमें आपने जिंदाबाद करने के लिए बोला हुआ था, तब भी हमारे मुंह से मुर्दाबाद निकल जाती थी कई बार, तो इसमें हम एक्सपर्ट हैं। उम्र ਨੂੰ क्या होया हुआ, आप तो जवान हो गए एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा ज्यादा आंकड़ों के विषय बड़े ज्यादा आगे हैं, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन की बातें होती हैं, अब मुझे इनकी व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा का पता नहीं चल रहा। क्या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाना भी ये व्यवस्था परिवर्तन है? क्या अपने यारों को, दोस्तों को, मित्रों को चेयरमैन, सलाहकार, वाइस चेयरमैन बनाना, कैबिनेट का दर्जा देना, यह व्यवस्था परिवर्तन है? और क्योंकि जिस समय आप आंकड़ों में जाते हो, अभी क्योंकि पेंशन का विषय चला हुआ है, ओल्ड पेंशन की बात चल रही है, तो मैं देख रहा था कि आपके यहां पे 8700 करोड़ रुपया जो है पेंशन का खर्चा है, और 8700 करोड़ रुपया पेंशन का खर्चा है। बाकी सारी बातें छोड़ के एक इंडेक्स आप लोगों ने लगाया है, द सेक्टरल ब्रेकअप ऑफ डेवलपमेंट बजट। तो केवल और केवल अगर सैलरी, अगर पेंशन के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए, तो देखिए आप पावर के लिए जो डेवलपमेंट बजट दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 638.15 करोड़, जो कि आपकी पेंशन का जो आपका बजट रखा हुआ है उसका ही 7.34 बनता है। रोड्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन आपने 2803.79 करोड़ रुपया जो है वो रखा है, जो कि जो पेंशन का जो बजट है उसका 33.24 बनता है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल आपने 267.12 रखा है, जो कि पेंशन के बजट का 3.07 बनता है। पूरी कहानी पढ़ी जाए तो लंबी चली जाएगी, यानी आप केवल 9523.82, जो कि पूरे बजट का 17.8% बनता है डेवलपमेंट वर्क के लिए। अब मेरे को कैलकुलेशन तो इतनी आती नहीं, मेरे भाई बड़े, इनकी मैं बातें बड़े प्रेम से सुनता हूं, भिवानी जी की, कई तो समझ ही नहीं आती क्योंकि अब हम इतने पढ़े नहीं है, उस लाइन के नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, उस दिन आप भी बोल रहे थे, और मैं जो चाहूंगा, मैं तो आपके पास पढ़ना भी चाहता हूं, ट्यूशन रखना चाहता हूं, क्योंकि ये अगर आपके पास टोटल बजट का 17.8% केवल और केवल पेंशन बजट का परसेंटेज जो आपको बता रहे हैं, तो ये कहां से कैसे करेंगे यार व्यवस्था परिवर्तन? जो बार बार जब भी कोई बात होती है, उसने कहा जी इसने पानी के 5 गिलास पी लिए, हाँ तो वो खड़े हो जाते हैं उधर सुखू जी, हाँ ये व्यवस्था परिवर्तन का एक पार्ट है। ए जी इसके पेट में दर्द है, हाँ हाँ होगी क्यों नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। भाई कोई बात तो बताइए, कहां डेफिनेशन लगा रहे हैं आप व्यवस्था परिवर्तन की, किस काम के लिए लगा रहे हैं? और ये 17.8% टोटल पेंशन बजट का बनता है, और ये व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी, ये समझ से बाहर है। और कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। आदरणीय सुक्खू जी, अखबारों में आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री पिछले कल अल्टो में आए। हाँ भाई बड़ी अच्छी बात है, अगर आप अल्टो में आ रहे हैं, उसके पीछे जो आपने 20 गाड़ियां चलाई हुई हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन है। शाम को आप फॉर्च्यूनर में वापस जा रहे हैं, क्या वो व्यवस्था परिवर्तन है? और तीसरा सेकंड पे हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। भैया ये लोग बड़ी देर ड्रामे झेलते नहीं है। 25 साल से मैं राजनीति में हूं, ये आपके लिए ही नहीं मैं बोल रहा हूं, अपने लिए भी बोल रहा हूं, बड़ी देर ड्रामे चलते नहीं है। इसलिए हम लोग असली जिंदगी जिए, राजनीति जमीन के ऊपर करें, धरातल के ऊपर करें, आम जनमानस के लिए करें। मानवीय दृष्टिकोण की आप बातें करते हैं, ऐसा लगता है जैसे पहली बार ही ऐसा हुआ है, पहली बार कोई व्यक्ति जो है वो ऐसी जगह पे गया है जहां पे बच्चे अनाथ हैं। आप निकालिए ना पिछले पन्ने, देखिए उसको कि ये कहां से शुरुआत हुई थी,
किसने ऐसा अच्छा काम नहीं किया है? आपकी सरकार ने तो भैया जिस दिन सरकार बनती है उससे अगले दिन सैकड़ों इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए जाते हैं। और मैं दाद देना चाहता हूं पूर्व के मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला डिसीजन बुजुर्गों के लिए 80 साल के बुजुर्ग नहीं 70 साल के बुजुर्ग को जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए। बाद में वो 60 साल के पेंशन कर दी। ये होते हैं, इसको बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन हम इस शब्द का प्रयोग कम कर रहे हैं। अब आप हर बात के लिए व्यवस्था परिवर्तन बताई जा रहे हैं, जो बात आती है उसमें आपको बताते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन है। उसके बाद आप लोगों ने ग्रीन स्टेट, मैं चाहूंगा कृपा करके जो जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं जरूर मेरी बात को ध्यान से सुने। ग्रीन स्टेट की विषय आ रहा है, यानी यह विषय अभी शुरू हुआ जैसे ही सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने। भैया ये तो बातें बड़ी पुरानी हैं। सबसे पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय धूमल जी ने पॉलिथीन को बंद करने से शुरू किया था। याद करिए वो जमाना, याद करिए। वीरभद्र सिंह जी ने भी किया था, कौन बोलता है नहीं किया था? मैं आपकी बात से ये मान ली बात, मैं मान ली बात, ये बात आप बड़ी जोर से मत बोलो। अगर सुक्खू के सुन गया तो वो इसको भी उल्टा कर देंगे। मत करो ऐसी बातें। हाँ, इसलिए और ग्रीन स्टेट की बात हो रही है सर। अब ग्रीन स्टेट की बात हो रही है, बोला जा रहा है जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेंगे हम, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल होना चाहिए। और आपके ध्यान में रहे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए है ही नहीं। और मेंटेनेंस साइड पे अभी कुछ नहीं हो पा रहा। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल नहीं है। और एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये बताया गया है कि पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पूरे हिंदुस्तान में 5254 है। 5254 पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। और 20,65,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उसके द्वारा चार्ज की जाती है। और अगर ये कैलकुलेशन की जाए तो एक जो चार्जर है आपका, उस चार्जर के ऊपर 393 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को एक चार्जर चार्ज कर रहा है। और अगर हमने इन सारी चीजों को, इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो हमें 9 गुना स्पीड के साथ चलना पड़ेगा, तब जाके जो पिछला डाटा है उसको हम पूरा कर पाएंगे। और इधर क्या बोला जा रहा है, आदरणीय सुक्खू जी क्या बोल रहे हैं? सुक्खू जी बोल रहे हैं मैं तो इसको 2 साल में बिल्कुल ठीक कर दूंगा। ओ भैया, आपके पास इलेक्ट्रिकल स्टेशन नहीं है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, आप किस प्रकार से करेंगे? और ये मैं तब बोल रहा हूं क्योंकि एचआरटीसी हम लोग चलाते हैं। और एचआरटीसी के अंदर जो हमारा टोटल जो हमारी एचआरटीसी है वो लगभग 1200 के करीब है। नहीं सॉरी, 3200 जो बसें हैं वो एचआरटीसी में हैं। और एचआरटीसी के अंदर 1200 बसें ऐसी हैं जो कंडम हो चुकी हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं नहीं मैं तो भाई ग्रीन स्टेट बनाऊंगा इसको, और मैं ये जो है बसें हैं अब जो कंडम हो गई हैं इसकी जगह पे मैं इलेक्ट्रिकल बसें लूंगा। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने अपने समय में और हमने इलेक्ट्रिकल बसेस की तरफ काम करने के लिए एक प्रयास किया। और उस प्रयास में केवल और केवल 2 शहरों के अंदर, धर्मशाला और शिमला, यहां पर हम जो बसेस हैं वो ले सके यहाँ पे। और दुख का विषय यह है कि जो बसेस हैं वो 70 से 80 किलोमीटर दिन में चल सकती हैं, उनकी ड्राइविंग रेंज कम है, रूरल रोड के लिए फिट नहीं है और अवेलेबल नहीं है। रूरल रोड के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिकल बस बननी है, चलनी है, वो अभी तक है ही नहीं। और जो हमारे पास पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बसेस बन रही हैं उसमें जो टाइप 1 बसेस हैं, ये मैं इलेक्ट्रिकल बसेस की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिकल बसेस जो टाइप 1 है, जो शहरों में चलती हैं वही अवेलेबल है। और जो शहरों में नहीं चलती हैं टाइप 2 बसेस हैं, ये 2 साल तक, अभी जो हमने जो ऑर्डर दिया हुआ है पिछली बार का इलेक्ट्रिकल बसेस का, वो भी 1 साल जो है वो डिले है, अभी भी नहीं मिली। अभी भी जो आपको बसेस मिलनी है वो आपको जो सप्लायर है, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पीएमआई, वो अभी तक सप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि बसेस जो हैं वो बड़ी कम बनती हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम तो इसको ग्रीन स्टेट बनाएंगे। डीजल वाली आप लेंगे नहीं, इलेक्ट्रिकल वाली आपको मिलेगी नहीं। आप गरीब आदमी की, ग्रामीण व्यक्ति की कैसे मदद करेंगे? वो कैसे आएगा शहर में सामान लेने के लिए? वो कैसे चलेगा?
इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है, कोई बात नहीं है। और ये कहा गया अब ये जो पुरानी डीजल की बसेज है 1200 कंडम है, और उनके ऊपर भी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो सर बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ उन बसेज की हालत ये है कि वो जो बसेज हैं वो कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है उन बसेज के द्वारा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और एक बात और बोलना चाहता हूं मैं सभी अपने माननीय विधायकों के सामने, माननीय मंत्रियों के सामने, आप एक बस इलेक्ट्रिकल बस जो ले रहे हैं वो आप 5 गुना महंगी है आम बस से, और आम बस से 5 गुना महंगी है। और आप कह रहे हो कि हमने तो सारी बदल देनी है, गुना 5 करके देख लो तो कितना बनता है। और दूसरी तरफ आपकी हालत ये है कि एचआरटीसी में पेंशन नहीं मिल रही, इस महीने की पेंशन अभी मिली नहीं है आज तक। उसके बाद नाइट ओवर टाइम अलाउंसेस, टीएडीए, मेडिकल अलाउंस, यानी जो भी आप बातें ये बोल रहे हैं, ये जो बातें हैं ये व्यवहारिक नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए। और जब तक इलेक्ट्रिकल बसेज का हमने 350 बस खरीदने के लिए बोला, टेंडर हुआ, L1 आया, और L1 आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को जो सपना लिया हुआ है ग्रीन एनर्जी का, वो सपने के कारण से बसेज नहीं ले रहे। मेरा निवेदन है आपसे कि आप उन सारी जो बसेज जो परचेज करनी है उन बसेज को लिया जाए, और ताकि जो हमारा एचआरटीसी का बेड़ा है ये अच्छे तरीके से चल सके। अभी मेरे से पूर्व में मेरा ख्याल भाई इंदौरा वाले भाई भी बोल रहे थे, बाकियों ने भी बोला, मनरेगा की बात कर रहे हो आप। और आदरणीय सुखविंदर जी हमेशा, जिस समय मैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर था, मनरेगा के बारे में लाभ जो मिलते हैं उनके बारे में चिंता करते थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती, ये भी व्यवस्था परिवर्तन में ही आता है। 2.5 रुपए बढ़ाए हैं आपने मनरेगा के। महात्मा गांधी जी स्वर्ग में और मनमोहन जी जहां जमीन पर रो रहे होंगे और आपको गाड़ियां दे रहे होंगे कि क्या स्थिति है जी आपकी। और ये जो मनरेगा 2.5 रुपए बढ़ाए सर आपने, 2.5 जो आपने बढ़ाए, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा दुख की बात है, मनरेगा को बीओसीडब्ल्यू में अब रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा। मनरेगा में काम करने वाले जो व्यक्ति था, भाई या बहन था, उसके बच्चों को जो एजुकेशन का पैसा मिलता था, मैरिज का पैसा मिलता था, बंद हो गया। कंक्लूड प्लीज। उसके बारे में इनको जो चिंता करनी चाहिए। कांगड़ा टूरिज्म कैपिटल की बात होती है कि ये तो जी हम टूरिज्म कैपिटल बना रहे हैं। हमने तो आपसे पहले ये काम शुरू किया हुआ है। आप महामहिम दलाई लामा जी और क्रिकेट का इतना बड़ा स्टेडियम वहां पे दिया हुआ है, और आप हमें चिड़ियाघर से काम शुरू करवा रहे हैं कि हम चिड़ियाघर से करेंगे काम सारे का सारा शुरू। आप किसी भी जिले को टूरिज्म की दृष्टि से अगर आगे लेके जाना चाहते हैं तो वहां पे जो प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी देखो कि किस कारण से टूरिज्म बढ़ सकता है। हम कहां कह रहे हैं सरकार का, हम तो ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोला, मैंने बीजेपी नहीं बोला। प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। दलाई लामा जी डोंट टेक क्या बोल रहे हैं विक्रमादित्य जी? डोंट टेक ए नोट ऑफ इट, यू जस्ट कंटिन्यू विद योर स्पीच। मैंने नहीं बोला जी, और ये दैट इज नॉट गोइंग इन रिकॉर्ड। लेकिन वो किसी का भी हो, लेकिन धर्मशाला की शान है। वो किसी का भी हो, वो धर्मशाला की शान है। धर्मशाला की जो खूबसूरती है उसको बढ़ावा देते हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। मैं थोड़ा सा मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसके कारण से कोई मैं अच्छी बातें कर रहा हूं सर। 21 मिनट हो गए। एक टॉपिक लूंगा उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। 21 मिनट। ये अभी ये यहाँ पे जिस समय बातें होती हैं, हम भाई हर्षवर्धन जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आपने ये जो किताब में लिख दी है नई बातें कि हम लोग जो हैं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लाएंगे, कोई बुरी बात नहीं लिखी हुई, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर जो लीकेजेस है क्या उसको ठीक नहीं किया जा सकता? एक छोटी जी स्टेट के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अगर आप लोग करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास तो स्टाफ ही नहीं है। आप डेपुटेशन पे लेने की बात कर रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक बंदा है, बाकी डिपार्टमेंटों में तो बड़े कम बंदे हैं। इसलिए इसके ऊपर एक बार जरूर विचार किया जाए कि क्या ये जो आपका सिंगल विंडो सिस्टम है उसी को ले जाकर ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ बार बार बात आती है, कल भी बोल रहे थे, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात आई। हिमाचल प्रदेश के अंदर केवल और केवल एक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ये साहस किया कि हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर आगे लेके जाना है, और ये बोला गया, बड़ा खर्चा कर दिया। आपके ध्यान में रहे, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी 10 करोड़ रुपया आपके जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई है उसके लिए लिया था। इसलिए मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि ये फिर ये भी बोला जाता है कि आपने किया क्या। कंक्लूड प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
कि आपने किया क्या है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने किया क्या है। मेडिकल डिवाइस पार्क 350 करोड़, बल्क ड्रग पार्क 1923 करोड़, जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर 17 करोड़, 3 MSME इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर एट जीतपुर परमाणु 12 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़, CETP बद्दी 28 करोड़, CETP कालाअंब 8 करोड़, क्रिएशन ऑफ लैंड बैंक, ये जो ऊपर वाले मैंने बोले हैं, ये सारे का सारा पैसा जो इसकी जो शुरुआत है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिला है, इसका भी आपके ध्यान में रहे। क्रिएशन ऑफ लैंड बैंक 3500 एकड़, 13 न्यू लैंड इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हमने सेटअप किए हैं। फार्मा टेस्टिंग लैब जिसका 13 करोड़ रुपया जो है हमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला। भाई आप लोग जो भी काम करें, जो मर्जी नए नाम रखें, लेकिन आप एक काम तो करें ना कि जो अच्छा काम चल रहा है उस काम के को तो कंटिन्यू करना चाहिए। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पिछली सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। अगर आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने वो चलाया है, और उससे ये मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको कि उससे टोटल हिमाचल प्रदेश में 18 से लेके 23 तक 8,740 केसेस जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं, और 1626 करोड़ रुपया जो है उसमें जो है प्रपोजल इन्वेस्टमेंट आनी थी। सब्सिडी उसके लिए 371 करोड़ थी, और जो प्रपोज एम्प्लॉयमेंट है वो 24,158 है, और इसमें से काफी ज्यादा जो टारगेट है हम लोगों ने पूरे कर लिए है। मेरा आपसे निवेदन है, चाहे वो बहन हो, विधवा हो, SC हो, सबके लिए उसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि इस प्रकार की स्कीमों को हम लोगों को बंद नहीं करना चाहिए, इनको कंटिन्यूटी में रखना चाहिए। और अंत में एक बात और करते हुए कि अच्छी बातें की हैं मैंने, हल्की फुल्की कोई थोड़ी होगी तो जरा सुने। ये व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर बार बार बात आती है, इसलिए सर बार बार व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी पड़ती है। और उस व्यवस्था परिवर्तन में मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी इंस्टीट्यूशंस बंद हुए हैं। वहां पर भी 2 SDM के दफ्तर थे, उनको बंद किया गया है, BDO के ऑफिस बंद किए गए हैं, और इवन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ससुराल है नलसुआ में, मैंने इनसे बिना पूछे वहां पे आयुर्वेदा हेल्थ सेंटर खोल दिया, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। अब पता नहीं ये ससुराल वालों से या पत्नी से डरते हैं या नहीं डरते हैं, अक्सर सारे लोग डरते हैं। तो मुझे लगता है इनको उसको भी, उस विषय को भी जो है वो ठीक करना चाहिए। और बार बार जहां पे जो विषय व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर आया, बार बार बातें होती हैं। आप भी यहाँ पे व्यवस्था दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जो बातें हो रही थी, लेकिन मेरा सर निवेदन ये है कि इनके तो हर किसी कार्यकर्ता ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनका नाम लेके कटाक्ष करके बात शुरू की। इन्होंने तो एक ऐसी बात कही है कि जो आज भाई डिसीजन आया है, उस डिसीजन पे किसी व्यक्ति को सजा हुई है, और ये सारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बात आ रही है। तो मुझे लगता है इन सारी बातों से, ठीक है आपके नेता हैं, आपको लगता होगा कि क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है ना। कंक्लूड 2 साल की सजा हुई है, ये भी सच्चाई है, उनको बेल मिली है, ये सच्चाई है सारी की सारी। इसलिए हमें अच्छी परंपराओं और अच्छी बातों को लेकर आगे जाना चाहिए। बार बार यहाँ खड़े होकर बोला जाता है हमारे नेताओं ने तो शहीदी दी है, हमारे नेता तो इस देश के लिए शहीद हो गए हैं। मेरा निवेदन है मेरे कांग्रेस के भाइयों से, उस शहीदी की पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि जरनैल सिंह भिंडरावाला पैदा किसने किया था। पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि स्वर्ण मंदिर जो है उसको गिराने की प्रक्रिया किसने शुरू की थी। याद करिए कि जो भिंडरावाले थे उसने किस पार्टी के लिए वोटें मांगी हैं, आपको इन बातों को याद करना चाहिए। इसलिए 1983 में कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। सर मैं फिर बुला रहा हूं। 1983 में दंगे हुए सिखों के, कंक्लूड प्लीज। किसके कारण हुए, किसके कारण से हुए? इसलिए मैं आपके माध्यम से इनसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जो जिस पार्टी के अंदर अच्छी बातें हैं उन बातों से सीखिए। आप आपस में बैठ के इस बात का आत्मचिंतन मनन करिए कि आज आदरणीय मोदी जी के कारण आपकी इतनी पतली हालत क्यों हुई है, आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और आपको अच्छी बातें, सही बातें समाज के आगे लेके जानी चाहिए। इतिहास में जो आपने गलत किया है, थैंक यू वेरी मच, जो गलत किया है उसके लिए आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए मैं आपने बड़ा अच्छे तरीके से मेरी बात को रखने का मौका दिया, लेकिन अब मैं करूं क्या, इसमें 22 मिनट हो गए। ग्रीन एनर्जी के नाम पे ना ग्रीन एनर्जी है इसमें। इस जो आपके जो लिखा गया है, ये मैं इसके साथ ये मैं कह सकता हूं कि इस बजट में जो कुछ भी लिखा गया है वो आम जनमानस के लिए नहीं है। ये
किसान का भी विरोधी है, नौजवान का भी विरोधी है, हर किसी का विरोधी है। Thank you very इसलिए मैं much. इसका Thank you. समर्थन करने में समर्थ हूँ। आपने हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।